जैसे कि किसान आंदोलन हुआ और कानून खत्म हो गया, जैसे कि वकीलों का भी बिल आया और वो खत्म हो गया। उसके दो तरीके हैं, पहला सुप्रीम कोर्ट इसको रद्द कर दे, इसकी एक भी प्रावधान ऐसा नहीं है जो संविधान के खिलाफ जाके ना हो, तो उसकी दो तरीके, एक तो सुप्रीम कोर्ट करेगा, एक आंदोलन के जरिए बिल वापस हुए। 80% जो न्याय मिलेगा वो पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए मिलेगा, 20% जो न्याय मिलेगा वो अदालतों के जरिए मिलेगा। एक गुजारिश कर रहा हूँ, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक ब्लॉक में, हर एक मस्जिद में या हर एक जगह जहां भी अम्बेडकरवादी हैं, गंदा और घिनौना कानून आया है जिसकी एक ही वजह है कि अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू जैसे लोगों को वक्फ की सारी प्रॉपर्टी लूट के दे दी जाए, और कोई वजह नहीं है इसकी। इतनी हम कानूनी दीवारें खड़ी कर देंगे कि ये लूट मार नहीं हो सकेगी। अगर ये कानून आएगा तो ये कानून जाएगा भी। बीजीटी एक्ट है एक्चुअली, तो वो भी गैर कानूनी, गैर संवैधानिक है 1949 का, वो भी वापस लो, और ये 2025 का वक्फ एक्ट भी वापस लो। ये आंदोलन बिहार की धरती से शुरू होगा, जो हमारा अम्बेडकरवादियों का तरीका है। जैसे जो मशीनों द्वारा चुनाव होता है उसके कानून को ही हम पूरी तरीके से ख़त्म करा दें, जैसे कि किसान आंदोलन हुआ और कानून ख़त्म हो गया, जैसे कि वकीलों का भी बिल आया और वो ख़त्म हो गया, जैसे कि 2 अप्रैल को 2018 को जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी और सब बहुजन समाज के लोगों ने आंदोलन किया, कुर्बानियाँ हुई, लेकिन वो एक्ट में बदलाव आया उसको बचाने के लिए, उसकी मूलभूत भावना को। उसी प्रकार से ये भी एक्ट जाएगा। अगर तो ये ख़त्म हो जाता है, उसके दो तरीके हैं, पहला सुप्रीम कोर्ट इसको रद्द कर दे, इसकी एक भी प्रावधान ऐसा नहीं है जो संविधान के खिलाफ जाके ना हो, न्याय और बराबरी के खिलाफ जाके ना हो, एक भी प्रावधान इसमें है ही नहीं। ऐसा तो पूरा का पूरा 2024 का ये जो कानून है ये जाना चाहिए। तो उसकी दो तरीके, एक तो सुप्रीम कोर्ट करेगा, एक आंदोलन के जरिए, जो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे किसान आंदोलन हुआ, बिल वापस हुए। दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके हमें साथ साथ अपनाने पड़ेंगे। मैं बार बार ये बोल चुका हूं, पहले भी बोलता हूं, आज फिर बोल रहा हूं, 80% जो न्याय मिलेगा वो पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए मिलेगा, 20% जो न्याय मिलेगा वो अदालतों के जरिए मिलेगा। तो आंदोलन की हमें तैयारी कर देनी चाहिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट में स्टे मिले या ना मिले, आंदोलन की तैयारी करनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये महत्वपूर्ण है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इसे स्टे नहीं लगाता तो ये कानून तो बन गया। जैसे हमने ईवीएम का जहर ख़त्म करने के लिए, जो मशीनों का जहर है, जो चुनाव में चोरी करने की मशीनों का जहर है, एक प्लान बी बनाया है। ये वक्फ एक्ट का जहर, जो जहरीला कानून जो आया है, उसका जहर कम करने के लिए, उसकी बुराइयां कम करने के लिए, उसकी खराबियां कम करने के लिए भी मैं आप लोगों को एक गुजारिश कर रहा हूं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक ब्लॉक में, हर एक मस्जिद में या हर एक जगह जहां भी अम्बेडकरवादी हैं, ये काम करना शुरू करिए। हम सरकारों को, जो ये भ्रष्ट अधिकारी हैं सरकारों के, इस नए कानून के तहत भी उतनी खराबी नहीं करने देंगे, उसका मैं प्लान बताने आया हूं। उसके लिए हमें एक काम करना है। सबसे पहले सन 1920 से लेकर सन 1960 तक हर एक डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है ना, हर एक डिस्ट्रिक्ट का पूरे देश में, उनके पास जो भी बाशऊर लोग हैं, जो भी एक्टिव लोग हैं, उनको जाना है और वक्फ की प्रॉपर्टीज़ जो रजिस्टर हुई हैं और वक्फ के जितने भी केसेस चले हैं डिस्ट्रिक्ट अदालतों में, डिस्ट्रिक्ट जज के सामने, वक्फ के सारी प्रॉपर्टीज़ उस दौरान रजिस्टर होती थी। कहाँ? डिस्ट्रिक्ट जज के सामने। जो भी डिस्ट्रिक्ट के जज होंगे तो वहाँ जाके आपको आरटीआई के माध्यम से या एप्लीकेशंस लगा के, लोकल कोई वकील करके, आपको ये सारी वक्फ की रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज़ की लिस्ट लेनी है, एक चीज़, और उसके डॉक्यूमेंट समेत। इसमें थोड़ा बहुत खर्चा आएगा तो आप लोग चंदा करके कर लेना, लेकिन इन सारी कार्रवाइयों से जितनी ये तंजीमें हैं ना जो आज लगी हुई हैं, सारी सब भाग के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, जिनके लिए मैं दुआ कर रहा हूं कि जीत जाएं वो, उनके किसी भी व्यक्ति को इन्वॉल्व करके मत करना। ये मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, इनको सबको दूर रखना किसी भी हालत में। ये हमारा प्लान है, ये ईमानदारी वाला प्लान है, इसमें उन लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आप अपने लोकल लेवल पे करना। तो पहली चीज़ तो ये हो गई, सारे प्रॉपर्टीज़ जो रजिस्टर्ड हैं डिस्ट्रिक्ट जजेस के यहाँ, पुराने रिकॉर्ड मिल जाएंगे, आप कोई भी वकील ले जाएंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, पुराने रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे आपको। और सारे केसेस जो डिस्ट्रिक्ट की अदालतों में हुए हैं 1920 से लेके 1960, इन दोनों डेट्स की वजह, दोनों सालों की बीच की बात करने की एक बहुत बड़ी वजह है, जो मैं पब्लिकली डिक्लेयर नहीं कर सकता क्योंकि उसमें कुछ राज की बातें हैं। अगर मैं बता दूंगा तो उसका सामने वाले लोगों को भी पता लग जाएगा राज।
तो ये एक पहला काम। दूसरा काम, जितने भी इसके बीच में जजमेंट्स हुई हैं वो सारी निकलवाएं आप, ठीक। तीसरी चीज़, पुराने से पुराने डॉक्यूमेंट्स, अगर किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी के खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज हुआ है, ये पूरे देश के लोगों के लिए बोल रहा हूँ मैं ये, या कोई पुलिस की कार्रवाई हुई है, किसी भी प्रॉपर्टी कोई एफआईआर हुई है, कोई मुचलका हुआ है 751 का या जिस भी प्रकार का, वो सारे कागज़ भी आप अपने अपनी डिस्ट्रिक्ट में सुरक्षित रखें और मेरे ऑफिस में भेजने का काम करें। ये इस बिल का, इस कानून का, जो ये गंदा और घिनौना कानून आया है, जिसकी एक ही वजह है कि अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू जैसे लोगों को वक्फ की सारी प्रॉपर्टी लूट के दे दी जाए, और कोई वजह नहीं है इसकी, तो उसको रोकने में मुझे बहुत मदद मिलेगी। दूसरी बात, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं पुराने से पुराने, इसमें क्योंकि इतनी खराबी हो चुकी है, हमारे खुद के लोगों ने, वक्फ बोर्ड के लोगों ने खराबी की है, मुझे ये कहने में कोई गुरेज और परेशानी नहीं है। दूसरा काम, जो पुराने से पुराने आपके डिस्ट्रिक्ट के रेवेन्यू रिकॉर्ड की कॉपी है, सारी की सारी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स की कॉपी सारे डिस्ट्रिक्ट की सारी, ये नहीं देखे कौन सी वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं है, इसमें भी थोड़े पैसे खर्च होंगे, उसकी सर्टिफाइड कॉपीज निकालें आप। दूसरी इंपॉर्टेंट काम, पुराने से पुराना और आज तक रेवेन्यू रिकॉर्ड्स की कॉपियां निकालनी है आपको। तीसरा काम, जितने भी गजट हुए हैं, गवर्नमेंट गजट हर एक स्टेट में वक्फ के, उसकी सारी कॉपियां निकाल के रखनी है। ये तीसरी चीज़ हो गई, नहीं तीनों चीज़ें हो गई ना। रेवेन्यू रिकॉर्ड भी मैंने बता दिया आपको, 1920 से लेकर 1960 तक भी बता दिया, और जितने भी केसेस वगैरह हुए हैं वो भी बता दिया आपको। ये सारी चीज़ें इकट्ठी करके अपने पास रखिए, ना सिर्फ इकट्ठी कीजिए बल्कि उसको डिजिटाइज कीजिए, उसको स्कैन करिए और उसको स्कैन करके पेन ड्राइव्स में भी अलग अलग जगह सुरक्षित रखिए, और ईमेल के भी ज़रिए अपने कुछ दोस्तों के पास भी भेजिए। ये काम आज से शुरू हो जाना चाहिए। हम देखेंगे कि ये जो नुकसान करने की साजिश बनाई है ना इस आरएसएस और बीजेपी की मनुवादी मानसिकता ने, इसको रोका कैसे जाएगा। इसी कानून के आगे इतनी हम कानूनी दीवारें खड़ी कर देंगे कि ये लूट मार नहीं हो सकेगी। मैंने बुनियादी तौर पे इसीलिए आपकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी कि हौसला, हिम्मत नहीं छोड़नी है। अभी असली लड़ाई शुरू ही नहीं हुई है, अभी तो ये नूरा कुश्ती हो रही है। मेरे हिसाब से असली लड़ाई होनी है और उसमें जीत हमारी होनी है। मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये कानून आएगा तो ये कानून जाएगा भी, ये मेरा कॉल है। और ये कानून आया है तो ये कानून गया भी होगा एक दिन, ये मेरा कॉल है, ये एक ईमान वाले अम्बेडकरवादी का कॉल है। अब दूसरी बात यह है कि हम बहुत जल्दी पटना जाएंगे और बुद्ध विहार और जो बोध गया का बोधि महाविहार जो है उसका आंदोलन, और वक्फ का जो दोनों एक्ट है ना, एक क्या है, एक बीटी एक्ट है, बीजीटी एक्ट है एक्चुअली, तो वो भी गैर कानूनी, गैर संवैधानिक है 1949 का, वो भी वापस लो, और ये 2025 का वक्फ एक्ट भी वापस लो। ये आंदोलन बिहार की धरती से शुरू होगा, बहुत जल्दी होगा। मैं अगले आने वाले हफ्ते में ही बिहार पटना जाऊंगा, वहाँ पे हम ये आंदोलन शुरू करेंगे, लेकिन दोनों समाज मिल के शुरू करेंगे। और मेरी गुजारिश और बातचीत चल रही है अभी सिख समाज से भी, पॉन्टा साहब, पटना साहब वहाँ पे है पास में ही, सिख समाज के लोग भी 99% हमारे साथ जुड़ेंगे, और क्रिश्चियन समाज के लोग भी जुड़ेंगे, क्योंकि आरएसएस ने, उसका मुखपत्र है ऑब्जर्वर, उन्होंने बता दिया है, और मुझे बहुत हंसी आ रही है इस बात पे कि उन्होंने बता दिया है कि अब जो है ना, ये वक्फ की प्रॉपर्टी से ज़्यादा जो है क्रिश्चियंस की प्रॉपर्टी हैं। इतने ईमानदार लोग हैं आरएसएस और बीजेपी के, तो क्रिश्चियन समाज भी हमारे साथ आएगा। लेकिन जो हमारा अम्बेडकरवादियों का तरीका है, सभी लोग, बुद्धिस्ट लोग, और सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी है कि वो बीटीए एक्ट जाएगा, बुद्धिस्ट टेम्पल एक्ट जो है ना, वो बोध गया टेम्पल एक्ट, वक्फ एक्ट से भी पहले हमारा पहला टारगेट है, क्योंकि वो हमसे पहले से उसमें गड़बड़ हो रही है, 1949 से गड़बड़ हो रही है। तो जिसका नुकसान सबसे ज़्यादा हो रहा है उसका सबसे ऊपर रखा जाएगा, लेकिन ये वक्फ एक्ट भी जाएगा और बीजीटीए एक्ट भी जाएगा, दोनों का कंबाइंड एजिटेशन शुरू होगा बिहार से ही। और नीतीश कुमार जी, हम आ रहे हैं, तैयार हो जाइए अपनी पूरी ताकत लेके। और जितने उनके एजेंट्स भी हैं ना, जो पुलिस उन्हें बहुत जल्दी मिल जाती है इमारत शरिया पे जाके हमला करने के लिए,
वो अपनी सारी पुलिस को भी तैयार कर लें, पुलिस के सारे भ्रष्ट अधिकारियों को। हम आ रहे हैं बिहार, अब आंदोलन वहीं से होगा, लेकिन ये 80% का आंदोलन है। 20% के लिए हम कानूनी केस भी डालेंगे, अच्छा केस डालेंगे, लेकिन ये गजट नोटिफिकेशन हो जाए, सही टाइम पे डालेंगे। तब तक हम दुआ कर रहे हैं कि ये लोग कामयाब हो जाएं। अब आपके पास अगर कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। मौलाना अरशद मदनी कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं है, न्यायालय पे भरोसा रखें। हर वो इंसान जो आपको पीसफुल प्रोटेस्ट करने से, जो आपका सबसे बड़ा संवैधानिक जो तरीका है उससे रोकता है, तो वो आरएसएस का मेंबर है। उनके बारे में मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। आज वो एक आरएसएस के मेंबर हैं। उन्होंने अपनी जो संस्था है, इतनी जितने उनके बुजुर्गों ने कुर्बानी करके जो इतनी मेहनत करी है ये जमीयत उलमा हिंद को बनाने में, जिसके 2 हिस्से भी कर दिए चाचा भतीजों ने, तो वो आरएसएस के मेंबर हैं। उनके लिए मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। हज़रत अली का कॉल है, मैं सारे हज़रत अली के मानने वालों को, और मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा इंसान होगा जो हज़रत अली का कॉल नहीं मानता होगा। आजमाए हुए को आजमाना मोमिन का काम नहीं है। अरशद मदनी साहब और ये जितनी भी टीम वहाँ जा रही है, अब आपने मुझसे सवाल पूछ के फिर वो बात कहलवा ली, वही टीम है जिसको आप बार बार, एक बार नहीं बहुत बार आजमा चुके हो और हर बार आपके हाथ नाकामी लगी है। तो उनकी बात मत कीजिए। मैं दुआ ही कर सकता हूँ कि कोई मुआवजा हो जाए, वो लोग हारने के लिए जाएं और जीत जाएं, ऐसी दुआ मैं कर रहा हूँ। सर, जितनी उम्मीद की जा रही थी वक्फ बिल के आने के बाद कि सड़कों पे हंगामा हो जाएगा, एकदम शांत हो गए लोग, क्या बात है? जब प्लानिंग ही यही थी, ये सारी तंजीमें, मैं फिर आप मुझसे गंदी बात कहलवा रहे हो, बार बार मत कहलवाओ। ये मिले हुए लोग हैं ना, मैं तो मुआवजे की दुआ कर रहा हूँ अब कि ये जाके उल्टी बहस करें, ये बर्बाद करें केस को, लेकिन ऊपर से कोई मुआवजा हो जाए। अभी तो मैं ये कह रहा हूँ उन लोग मिले हुए सर जो सड़कों पर नहीं आए, जिन्होंने नहीं आने दिया। एक ही है, वो ज़्यादा फर्क नहीं है, वो एक ही टीम है। जो नहीं आए और जिन्होंने नहीं आने दिया वो एक ही टीम है, आवाम। मुझे पूरा भरोसा है इस देश में एक भी घर ऐसा नहीं होगा इस वक्त जो सड़कों पे नहीं आना चाह रहा होगा। यही लोग हैं जो ये पुलिस प्रशासन के भ्रष्ट अधिकारियों को जाके ये सब हरकतें करा रहे हैं कि तुम ये कर लो, आगे तो हम लोगों को डरा के रखेंगे। लेकिन डरना नहीं है, आंदोलन होगा, ये मेरा कॉल है। और जिसको कुछ करना है कानूनी कार्रवाई मेरे साथ करे। मैं आंदोलन के लिए बोल रहा हूँ, चाहे योगी जी की पुलिस हो, चाहे अमित शाह जी की पुलिस हो, ये आंदोलन होगा, ये पीसफुल आंदोलन होगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मेरे कॉल पे होगा, जिसको हमला करना है मेरे ऊपर आए। सबसे पहले मेरी ये गुजारिश नहीं, ये हमारे संवैधानिक अधिकार जो हैं, देखिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान बचाने के लिए सिर्फ भाषण नहीं देना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी। और उसका सबसे बड़ा तरीका भी बाबा साहब ने दिया है, संघर्ष करो, है ना। शिक्षित बनो, संगठित बनो, उसके बाद संघर्ष करो। संघर्ष किसने, बाबा साहब ने बताया ना। तो ये हमारा तरीका है, संघर्ष होगा, पीसफुल प्रोटेस्ट होगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मैं आह्वान कर रहा हूँ। और जो आपको डरा रहे हैं वो उनको आप समझ लो, वो वही हैं, आरएसएस के लोग हैं। उनसे क्या उम्मीद करते हो आप? सर, एक सांसद कह रहे हैं कि अगर शाहीन बाग जैसा माहौल बना तो जलियांवाला बाग भी बन जाएगा। देखिए वो बॉलीवुड, वो आप संजय निरुपम की बात कर रहे हो। संजय निरुपम साहब, मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ। जब वो कांग्रेस में थे तो मेरी भी बहुत चमचागिरी करते थे वो। सच में बता रहा हूँ मैं आपको कि मुझे अहमद पटेल साहब से मिलवा दो, फैक्ट है। तो तब तो ये करबला वाला कांड नहीं हुआ था ना तब तक, तो अहमद पटेल साहब से मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। तो वो आरएसएस और बीजेपी को ऐसी ऐसी भद्दी बातें कहते थे जो शायद हम लोग भी नहीं कह पाएंगे। इतनी गंदी गंदी गालियां देते थे आरएसएस और बीजेपी को कि मैं बोलता था, निरुपम भाई ऐसे क्यों बोलते हो आप? हम एक संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं उनसे, हमारी तो एक वैचारिक लड़ाई है, संवैधानिक लड़ाई है, लेकिन वो इतनी गंदी गंदी गालियाँ देते थे उन्हें। तो वो तो एक एक्टर हैं। अब वो इस तरफ वाले प्रोड्यूसर की फिल्म में तो अच्छी से अच्छी एक्टिंग करके दिखाएंगे, जब वो इस तरफ थे तो इधर से बड़ी अच्छी एक्टिंग करते थे। वो तो एक प्रॉपर प्रोफेशनल पॉलिटिशियन है ना, जिस तरफ भी रहेंगे वो बेस्ट परफॉर्मेंस करने की कोशिश करते हैं। तो अभी उनके पास सुपारी और एजेंडा हुआ है तो वो उनकी बातों पे ज़्यादा ध्यान मत दो, और वो जेल चले जाएंगे ज़्यादा ऐसी बातें करेंगे। तो वैसे मैं फ्री में सलाह दे रहा हूँ उन्हें, ये कानून के तोड़ने का काम ना करें, ये अपराध है जो वो कह रहे हैं। कानून अपने हाथ में लेना अपराध होता है, और वो भी भले ही आरएसएस में चले गए, कानून से ऊपर नहीं गए। कपिल मिश्रा जी का एग्जाम्पल उनको मैं बता रहा हूँ, याद रखें। सर, इलाहाबाद में अभी देखा गया कि जिस तरीके से भगवा झंडे लहराए गए मस्जिद और जमात,
ऊपर, कैसे देखते हैं? ये देखिए, मैं जो लोग जिसको बैन, जिस पार्टी को, जिस संगठन को बैन सरदार पटेल साहब जैसे व्यक्ति ने किया हो, तो वो एक दरअसल सारी गतिविधियों में ऐसी लिप्त है जो आतंकवादी हैं, मतलब उनके पूरी तरीके से फॉर्मेट में आती हैं। सिर्फ उसे कानूनी तौर पे एक अनलॉफुल जो ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर ही तो नहीं किया गया। जो उनके इंग्रेडिएंट्स हैं वो तो पूरे हैं ना। आराम भाई तेंगुल से लेके आप बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद की सारी गतिविधियां देख लो आप। अभी तो वो बॉम्ब ब्लास्ट में यूपीए लगाया तो है, वो भीड़ की मस्जिद का। अभी तो इस सरकार को, फडणवीस जी की सरकार को लगाना पड़ा यूएपीए। तो इनके वो भी तो बजरंग दल वाले ही हैं, वो कौन नहीं है? वो कौन है? डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्हीं संगठनों से जुड़े लोग हैं ना वो भी तो इनके ऊपर यूएपीए लगना ही है एक दिन। वक्त का इंतज़ार कीजिए आप, बचेगा एक भी नहीं। कपिल मिश्रा साहब का इसीलिए नज़ीर है, देर लगेगी। सज्जन कुमार साहब की एक नज़ीर है, सालों साल लग गए, लेकिन न्याय हुआ। बाबा साहब के संविधान पे से भरोसा नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भरोसा नहीं छोड़ना है। देर ज़रूर लग सकती है, इंसाफ होगा। ये संगठन सारे आतंकवादी संगठन डिक्लेयर होंगे एक दिन, ये मैं आपको बता रहा हूँ 100% होंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।